नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के जो विषय जीव विज्ञान है, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बायोलॉजी कहते हैं, यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए यह जानना अति आवश्यक पड़ जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से सिलेबस को कम कर दिया गया है, 30% सिलेबस को लेस कर दिया गया है। इसलिए हमको सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमको पढ़ना है उसी से एग्ज़ाम में आना है। तो जो 30% लेस कर दिया गया है उससे नहीं आना। तो आइए देख लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस से हटाया गया है और क्या नहीं हटाया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें हमारा पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और तीसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन यूनिट फर्स्ट से जो हमारे 4 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें से पहला चैप्टर को हटा दिया गया है। यानी जो जीवों में जनन है, रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, इसको हटा दिया गया। इस टॉपिक को, इस लेसन को हमको अब नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा यूनिट है आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वंशागत और विविधता, मेंडलीय वंशागत, मेंडलीय अनुपात से विचलन। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है वंशागत का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर इधर हैं। और तीसरा चैप्टर आपका है विकास, डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट चैप्टर है इसको हमको नहीं पढ़ना है, डेवलपमेंट चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद हमारी बात आती है यूनिट 3 की, जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद दूसरा चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तीसरा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इन तीनों चैप्टर में से दूसरा जो चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ, इसको हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं चौथा जो यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इसमें 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं परिक्रम, जिसको इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। फिर इसके बाद में आपका आता है यूनिट 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये आपका यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है। इसमें आपका पहला चैप्टर है जीव तथा समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा है पारितंत्र, इकोसिस्टम। और तीसरा आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चौथा आपका है पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशूज। इस यूनिट से 2 चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। तो कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है? दूसरा है आपका पारितंत्र, इसको हमको नहीं पढ़ना है। और चौथा आपका पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशूज। इस प्रकार से यूनिट 5 से हमको 2 चैप्टर पारितंत्र और पर्यावरण के मुद्दे, इसको नहीं पढ़ना है। अब आइए देख लेते हैं पूरे हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से हमारा देखिए पहला जीवों में जनन, इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या है? विकास, डेवलपमेंट, इसको नहीं पढ़ना है। तीसरा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट 5 से 2 है पारितंत्र, इकोसिस्टम। और चौथा है पर्यावरण के मुद्दे। तो कुल मिला के हमारा जो सिलेबस है 2020-21 सत्र में 5 चैप्टर को हटाए गए हैं। कितने चैप्टर को? 5 चैप्टर को हटा देंगे। इन 5 चैप्टर को हमको अब नहीं पढ़ना होगा। समझ में आया? देखिए पहला क्या है? जीव में जनन। उसके बाद दूसरा है विकास,
तीसरा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और पांचवा है पारितंत्र इकोसिस्टम। उसके बाद में चौथा है पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये हमको 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसे में अब देखिए, ये अगर ना जान पाए हो तो ऐसे हम निशान लगा देते हैं, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में आपका तीसरा है विकास, डेवलपमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और उसके बाद में पारितंत्र इकोसिस्टम। चौथा है पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये 5 चैप्टर हमको नहीं पढ़ने। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद में हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जो आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इसको हम बायोलॉजी क्यों कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस जो है मिटा दिया जाता है, और उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी में किसका हम अध्ययन करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है? बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान हम कहते हैं। देखिए, नाम है जीव विज्ञान, तो जाहिर सी बात है कि हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब जो ये बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का भी कुछ मतलब होता होगा। तो ये शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक। GR का मतलब ग्रीक लैंग्वेज है। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन वो कौन से शब्द हैं जिससे बायोलॉजी को लिया गया है? तो ये बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से लिया गया है। इसमें एक पहला शब्द है बायोस, और दूसरा शब्द है लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ। बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ। लोगोस मीन्स होता है स्टडी, या इसको हम डिस्कस भी कहते हैं। अब देखिए, लाइफ मीन्स हिंदी में जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। और स्टडी मीन्स क्या होता है हिंदी में? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। या डिस्कस मीन्स जिसे हम व्याख्या भी कह सकते हैं। देखिए, अब हमको इस बायोलॉजी का मतलब समझ में आया कि जीवन का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन। तो जीवन पाया किस में जाता है? हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि जीवन किस में पाया जाता है। तो इस पृथ्वी पर 2 ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। एक तो हमारा क्या है? प्लांट्स है। पहला प्लांट्स, और दूसरा क्या है? एनिमल्स। दूसरा क्या है? एनिमल्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जंतु। इसको कहते हैं पौधा, और इसको कहते हैं जीव जंतु। तो ये ऐसे हैं पृथ्वी पर उपस्थित जिसमें जीवन पाया जाता है। अब देखिए, जीवन पाया जाता है मीन्स जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, और कुछ निर्जीव भी होते हैं। तो हम सजीव किसे कहेंगे? सजीव किसे कहते हैं? आपने जाना कि जीवन पाया था, तो जीवन हम कैसे जानेंगे कि इसमें जीवन होता है और किसमें जीवन नहीं होता है? तो हम देख लेते हैं जिसमें रेस्पायरेशन। जीवन का मतलब क्या हुआ? जिनमें क्या हो? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। क्या हो? श्वसन हो। जिसमें न्यूट्रिशन हो। क्या हो? न्यूट्रिशन, पोषण हो। जिनमें ग्रोथ हो, जिसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि। और चौथा आपका एक्सक्रीजन। क्या होना चाहिए? एक्सक्रीजन, जिसको कहते हैं उत्सर्जन। देखिए, अब इनके बारे में एक हम समझ लेते हैं। रेस्पायरेशन, श्वसन। जो जीवधारी होते हैं, जीवित होते हैं, जिनमें जिसे हम सजीव कहते हैं, उनमें
मुख्य क्या है विशेषता? रेस्पायरेशन, श्वसन होना। वो सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये बोर्ड है, तो क्या बोर्ड सांस लेता है? नहीं। लेकिन जैसे हम हो गए तो हम क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। उसी प्रकार से न्यूट्रिशन, पोषण, क्या हो गया? पोषण। हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो पोषण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से वृद्धि, ग्रोथ, जैसे पेड़ पौधा है वो इतना बड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। हम लोग हैं इतने बड़े होते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो ये क्या हो गई? वृद्धि की विशेषता पाई जाती है सजीवों में, लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। जैसे आपका ये मार्कर है तो ये क्या वृद्धि करेगा? चाहे इसको हम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष जितना भी रख सकें रखे रहे, लेकिन ये वृद्धि कभी भी नहीं करेगा। उसी प्रकार से सजीवों का एक्सक्रीजन, ये भी एक विशेषता है, उत्सर्जन। जैसे जो भी कुछ हम न्यूट्रिशन लेंगे, भोजन करेंगे, उस जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालेंगे, तो उस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। लेकिन जो आपके निर्जीव होते हैं वो क्या उत्सर्जन करते हैं? जब पोषण नहीं करेंगे, रेस्पायरेशन नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं होगा, तो उत्सर्जन वो कहाँ से करेंगे? तो अर्थात ये जो लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो ये पाए किस में जाते हैं? पेड़ पौधा और जीव जंतु में पाए जाते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि जो हमारा बायोलॉजी है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, और लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। तो अब हम बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे, सजीवों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका हम डिफिनीशन समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होगा। इतना तो आप लोग देख ही लिए होंगे, लिख लिए होंगे, तो आगे देख लेते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर कोई और अच्छे तरीके से आपसे पूछना चाहता है कि जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो आप बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों, किसका? जीवधारियों। देखिए एक शब्द है जीवधारी। अब जीवधारी कौन होते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जीवधारी क्या है? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और दूसरा क्या है? जीव जंतु, और जीव जंतु। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ये हमारा हो गया विज्ञान की, किसकी? जीव विज्ञान की डिफिनीशन। अगर इंग्लिश में इसी चीज़ को हमको जानना है तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which the study of living beings। क्या चीज? लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स में 2 ही चीज आते हैं, एक आपका क्या है? प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोलॉजी, इज नोन एज बायोलॉजी। ये तो हमारी बायोलॉजी की डिफिनीशन हो गई कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं।
तो देखिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। देखिए एक शब्द यहाँ पर कहा गया है द ब्रांच ऑफ साइंस। देखिए अब आपको समझना चाहिए कि साइंस की शाखा, देखिए जो साइंस होता है इस साइंस में ही आपका क्या आता है, जीव विज्ञान आता है। जैसे आपका पहला होता है फिजिक्स, क्या होता है, फिजिक्स। दूसरा ब्रांच है केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री। और तीसरी ब्रांच क्या है, बायोलॉजी। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की तीन ब्रांच, मुख्य ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है, विज्ञान की वह शाखा, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है इंग्लिश में द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। समझ में आ गया। चलिए ये तो हमारा क्या हो गया, डिफिनीशन। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को क्या किया होगा, किसी ने दिया होगा सर्वप्रथम, किसी साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इस बायोलॉजी शब्द को दिया होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम कब और किसने दिया था। देखिए दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द को दिया, एक है लेमार्क और दूसरा क्या नाम है, ट्रेवेनस। इन्होंने, देखिए लेमार्क और दूसरे कौन है, ट्रेवेनस। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1802 में, वेरेनस, इन्होंने 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी, जो ये बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था बायोलॉजी शब्द का। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रेवेनस ने। इन्होंने 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी शब्द को, जिसको हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए इतना चीज हमने जान लिया कि बायोलॉजी शब्द को किसने प्रयोग किया, लेमार्क और ट्रेवेनस ने। अब देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि साइंस की मुख्य रूप से तीन ब्रांच होती है, ठीक उसी प्रकार से बायोलॉजी की भी कई ब्रांचेस होती हैं, कई ब्रांचेस होती हैं। लगभग 55 से एबव बायोलॉजी की ब्रांच है। जैसे आपका साइटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और फाइकोलॉजी। लेकिन मुख्य रूप से दो ब्रांच है, मुख्य रूप से दो ब्रांच है। एक आपका आता है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान या प्राण विज्ञान कहते हैं, और दूसरा आपका बॉटनी है, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मेनली कितनी ब्रांच हैं, 2 ब्रांच। मेनली कितनी, 2 ब्रांच। पहला आपका जूलॉजी और दूसरा आपको बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, या इसी को हम प्राण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान। और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब हमको जानना है कि जूलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी में हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। प्लांट्स को हम अलग अध्ययन करते हैं और एनिमल्स को अलग अध्ययन करते हैं। तो इसी पर दो आपकी मुख्य ब्रांच बन गई, जूलॉजी और बॉटनी। तो अब इनको हमको देखना है कि जूलॉजी
किसे कहते हैं। देख लीजिए, जूलॉजी जो शब्द है वो भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में ज़्यादातर आपके ग्रीक लैंग्वेज ही लिए गए हैं। तो उसी प्रकार से जो जूलॉजी है ये भी दो शब्द से मिलकर बने हैं, ग्रीक लैंग्वेज के। जीआर का मतलब ग्रीक लैंग्वेज, एक शब्द है जॉन और दूसरा है लोगोस। दूसरा कौन सा शब्द है? लोगोस। जॉन मीन्स क्या होता है? एनिमल। जॉन मीन्स क्या होता है? एनिमल। और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, एनिमल। और लोगोस मीन्स हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, लोगोस मीन्स क्या होता है? स्टडी। अब एनिमल मीन्स जंतु, क्या होता है? जंतु। स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। अब जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम जूलॉजी कहेंगे, उसे हम जूलॉजी कहेंगे, जंतु विज्ञान कहेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन अगर हमको बताना हुआ तो हम बता सकते हैं कि अभी तक देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि विज्ञान की भाषा का, जब हमने जीव विज्ञान का डिफिनीशन बताया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की शाखा है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जीव विज्ञान की भाषा का शब्द का यूज करेंगे, जीव विज्ञान, क्योंकि जो आपका जूलॉजी है वो किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। तो इसलिए यहाँ पर हम अध्ययन बताएंगे आपको या जानेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। अब देख लीजिए, अगर इसी चीज़ को हमको इंग्लिश में बताना हुआ तब क्या करेंगे? वही चीज़ जैसे हमने क्या किया था, वहाँ पर लिखा था द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देंगे, सिर्फ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यहाँ पर करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन which the study of अब वहाँ पर क्या करते थे? लिविंग बीइंग्स, लेकिन यहाँ हम किसका कर रहे हैं? जंतुओं का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, इज नोन एज जूलॉजी। देखिए ये जो हमने बनाया है ये इज नोन एज का सिंबल है, छोटा करने के लिए हमने इसको बना दिया है, इज नोन एज जूलॉजी। तो ये आपकी क्या हो गई? जूलॉजी की डिफिनीशन हो गई। अब देखिए क्या करना है हमको, जंतुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जंतु के बारे में सबसे पहले देखिए दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। जिनका क्या नाम था? अरस्तु। उन्होंने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया, 500 जंतुओं का अध्ययन किया और उन्होंने उस अध्ययन का किया और उसके बारे में बताया और उसके बारे में एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, ये उनकी बुक का नाम है। किसके? अरस्तु के बुक का नाम है। इसमें उन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया, 500 एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने बताया। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ
क्या कहते हैं, जूलॉजी। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। क्या कहते हैं, अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। देखिए इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कहते हैं, और हिंदी में अरस्तु कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम लगभग 500 जंतुओं के बारे में बताया और उसके बारे में समझाया और एक बुक लिख डाली जिसका नाम था द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया। इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब तो हमारी बात हो गई जूलॉजी की। अब ये पहली ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच का नाम है बॉटनी, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा ब्रांच हमारा क्या है, बॉटनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है, वनस्पति मीन्स ये पेड़ पौधे, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे। तो ये जो बॉटनी है ये लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द का एक शब्द है जिसको क्या कहते हैं, बॉटेन। क्या कहते हैं, बॉटेन से लिया गया है। बॉटेन शब्द का अर्थ होता है शाकीय पौधे। क्या होता है, शाकीय पौधे। तो इस बॉटनी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं बॉटनी के अंतर्गत। देखिए अगर इसका हमको डिफिनीशन बताना हुआ तो यहाँ पर बता सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए वही चीज, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब अगर इसी को इंग्लिश में हमको बताना हुआ तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which the study of plants is known as botany, ये हमारी डिफिनीशन हो गई किसकी, वनस्पति विज्ञान की। अब देखिए जैसे सबसे पहले अरस्तु ने जियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था उनका, थियोफ्रेस्टस। उन्होंने इन्होंने लगभग 500 पौधों के बारे में अध्ययन किया। 500 पौधों के बारे में अध्ययन किया, ठीक। और 500 पौधों के बारे में अध्ययन किया, उनकी मार्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया
और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किया और उन अध्ययन को एक बुक में लिखा है। उनके थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिंग, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिंग। इसलिए द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, प्लांटेरम, ये उनकी बुक का नाम था। किसके? थियोफ्रेस्टस के, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। इसीलिए इनको, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस यानी अर्थात वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पौधों के बारे में बताया था और उसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को। देख लीजिए, अब तो हमने जान लिया कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। तो क्या हम अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं तो दोनों लोग को बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पेड़ पौधों पर अध्ययन करना सरल होता है किसकी तुलना में? जीव जंतुओं की तुलना में। जीव जंतुओं की तुलना में पेड़ पौधों पर अध्ययन करना सरल होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इसीलिए अरस्तु को हम अगर पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ लिया जाए, तब फादर ऑफ बायोलॉजी, तब हम किसको कहेंगे? अरस्तु को ही कहेंगे, अरिस्टोटिल, अरस्तु को ही कहेंगे। क्या कहेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता हम किसको कहेंगे? अरस्तु को ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अरस्तु ने जंतुओं पर अध्ययन किया और जंतुओं पर अध्ययन करना कठिन होता है, इसलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। देखिए, आज हमने क्या जान लिया? जो कक्षा 12 का कोविड-19 की वजह से सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, उस सिलेबस के बारे में जाना, और उसके बाद में जीव विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन था, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया, और जीव विज्ञान शब्द कब और किसने दिया ये हमने जान लिया। डिफिनीशन समझ लिया, कितनी ब्रांचेज होती है मुख्य रूप से वो चीज़ हमने जान लिया, उनका डिफिनीशन क्या होता है, उनके फादर कौन होते हैं, इन सब बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस है, रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, वो तो हमारे सिलेबस नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।